नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रेकिंग न्यूज से बात करते हैं। बीते एक दशक से बीजेपी का गढ़ रही टिहरी लोकसभा सीट पर कांग्रेस अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए तैयारियों को धार दे रही है, जिसको लेकर टिहरी लोकसभा प्रभारी मंत्री प्रसाद नैथानी का कार्यकर्ताओं से बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। इसी क्रम में गढ़ी कैंट क्षेत्र में बैठक का आयोजन भी किया गया और वहीं बैठक को लेकर टिहरी लोकसभा सीट प्रभारी मंत्री प्रसाद नैथानी ने भी कहा कि अब हमारी बैठकों का द्वितीय चरण है। प्रथम चरण में हमने जिलेवार बैठकें की हैं। पार्लियामेंट का चुनाव सिर पे है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से पार्लियामेंट का टिहरी का कोऑर्डिनेटर होने के नाते ये बैठकें हम सेकेंड दौर की चला रहे हैं। प्रथम चरण हमारा जिलेवार बैठक का था, वो सफल रहा। द्वितीय चरण हम विधानसभा वार बैठकें की ये शुरुआत कर रहे हैं। आज कैंट विधानसभा में तमाम हमारे कार्यकर्ता साथियों का भाई दसमाना जी के नेतृत्व में यहाँ पे बैठक हुई। निश्चित तौर से जो पार्लियामेंट का चुनाव है, इस समय कांग्रेस कार्यकर्ता जो है हर हाल में ये जो चुनाव है लोकतंत्र बचाने का चुनाव है और इस चुनाव को उसी शिद्दत के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता इस समय चुनाव में उतर रहा है। तो चुनाव की पूरी तैयारी है। पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी का जो कार्यक्रम चल रहा है, सब लोकसभा वार प्रभारी बनाए गए हैं। उत्तराखंड के 5 लोकसभा सीटें हैं, 5 लोकसभा सीटों के लिए प्रभारी बनाए गए हैं। मंत्री प्रसाद नैथानी जी टिहरी लोकसभा के प्रभारी हैं। कैंट विधानसभा उसी के अंतर्गत आती है। कैंट विधानसभा के आज तीनों ब्लॉकों के तीनों ब्लॉक अध्यक्ष, सारे वार्डों के अध्यक्ष, हमारे पार्षद का चुनाव लड़े हुए लोग, हमारे तमाम प्रमुख नेता जो महानगर में और जिले में और प्रदेश में पार्टी में काम कर रहे हैं, वो आज यहाँ उपस्थित थे। चर्चा करिए। नैथानी जी ने जो दिशा निर्देश पार्टी का है उस पर चर्चा हुई है। जिन मुद्दों को लेकर के महंगाई है, बेरोजगारी है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा है, उपनल के कर्मचारियों का मामला है, राज्य के अंदर तमाम जो ज्वलंत विषय। मुख्य सचिव राधा तोड़ी ने सचिवालय के कर्मियों के लिए सचिवालय कॉलोनी केदारपुरम से सचिवालय के लिए इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा शुभारंभ किया है। और आपको बताते चले कि इस बस सेवा के माध्यम से नियमित रूप से सुबह कार्यालय समय पर सचिवालय के कर्मियों को सचिवालय कॉलोनी केदारपुरम से सुभाष रोड सचिवालय और शाम को सचिवालय से सचिवालय कॉलोनी केदारपुरम के लिए यात्रा सुविधा उपलब्ध होगी। आपको बताते चले कि इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा का शुभारंभ होगा और साथ ही कार्यालय समय से शाम तक जो है वो बस सेवा शुरू रहेगी। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा का लाभ जो है वो सभी जनों को मिलेगा, जिसको लेकर बस को हरी झंडी दिखाई गई है और शुभारंभ किया गया। कार्यालय समय से आपको बता दें कि शाम तक जो बस सेवा है वो उपलब्ध रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा की शुभारंभ करने के लिए कई लोग उपस्थित रहे और वहीं कार्यालय समय से शाम तक बस सेवा सुचारू रूप से जारी रहेगी। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर में इन दिनों बाइक चोरों का गिरोह सक्रिय हो गया है और एक बाद में जो मामले हैं वो भी सामने आ रहे हैं। आपको बताते चले कि दिनेशपुर क्षेत्र में एक ही दिन में एक बाइक और एक स्कूटी पर चोर हाथ साफ करके गए हैं। इन दिनों चोरों ने दिनेशपुर को अपना अड्डा बना रखा है, जहां पर दिन पे दिन चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही है और इस मामले में फिलहाल पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। आपको बताते चले कि पिछले महीने भी दिनेशपुर थाना क्षेत्र के अलग अलग जगह पर बड़ी चोरियां हुई हैं और अब तक पुलिस के हाथ उन चोरों की कोई भी जानकारी नहीं लगी है। आपको पता चले कि चोरों की तलाश में पुलिस जो है वो लगातार जारी है। उन पुलिस की जांच और साथ ही आपको बताते चले कि दिनेशपुर में चोरों के हौसले दिन पे दिन बुलंद होते जा रहे हैं। एक दिन में 2 गाड़ियों की चोरी करके चोर फरार हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और साथ ही आपको बताते चले कि ये पहला मामला नहीं है चोरी का। ऐसे आए दिन कोई ना कोई मामला सामने आता रहता है। दिनेशपुर में लगातार चोरियों की वारदात भी बढ़ती जा रही है, तो वहीं पुलिस भी लगातार जागरूकता अभियान चला रही है और साथ ही चोरों की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। मैं कल कहीं से आकर के अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी कर दी थी रात को और उसके बाद अपने अर्चना में लग गए। सुबह देखा तो गाड़ी हमारी बार वहाँ पर
जहाँ जिस जगह में थी वहाँ थी नहीं, लॉक लगाए हुए, इधर दाया बाया हमने सब देखा, कहीं मिली नहीं गाड़ी। फिर हमने 112 को फोन किया, फिर वो लोग कुछ देर बाद वो लोग आए, उन्होंने इधर उधर कैमरों को चेक किया, फिर कुछ भी समझ में नहीं आया उनके भी। तो फिर अभी तक हम गाड़ी प्राप्त हो नहीं पाई कहीं से भी। कल शाम को नैनीताल बैंक के पीछे से मेरा गाड़ी उठ गया है। गाड़ी नंबर है U06D A603। मैंने थाने में जाकर रिपोर्ट लिखा के आया। देखो क्या कहते हैं पुलिस प्रशासन, कह रहे हैं आप लोग देखो और हम भी देखते हैं, कुछ पता चलता है तो बताएंगे। कल किस समय की रात? कल करीब शाम के 8 बजे की बात है। लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों ने पेंशन की मांग को लेकर कार्यालय परिसर में धरना दिया है। कर्मचारियों ने कार्यालय परिसर में जमकर नारेबाजी करते हुए हाई कोर्ट के निर्णय के तहत में पेंशन की मांग की है। कर्मचारियों का भी कहना है कि हाई कोर्ट ने उत्तराखंड लोक निर्माण और सिंचाई विभाग के नियमित कर्मचारियों को पेंशन का लाभ देने का आदेश भी जारी किया था, लेकिन राज्य सरकार ने एक्ट लाकर वर्क चार्ज सीमा को अमान्य करार दे दिया है, जिसके चलते रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल पा रही है। लोक निर्माण विभाग कर्मचारियों ने मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी है। आपको बता दें कि कार्यालय परिसर में लगातार धरना दिया जा रहा है और साथ ही आपको बताते चलें कि कर्मचारियों ने पेंशन बहाली की मांग की है और जिसको लेकर कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं। कार्यालय परिसर में जमकर नारेबाजी भी की गई। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, जहां पर ये तस्वीरें अल्मोड़ा की हैं, जहां पर कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन दिया है। अनियमित वर्क चार्ज कर्मचारी संघ के कर्मचारी हैं। हमारी मेन मांग यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 2019 में प्रेम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के तहत हमें वर्क चार्ज की सेवा को जोड़ते हुए हमें पेंशन का लाभ दिया गया था, लेकिन सरकार द्वारा, हमारी उत्तराखंड सरकार द्वारा 2022 में एक एक्ट लाया गया है जिसके तहत हमारी वर्क चार्ज की सेवा को अमान्य कर दिया है, जिससे हमारे बहुत से कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं जो पेंशन का लाभ नहीं ले पा रहे। हमारा मानना यह है कि हमें प्रेम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के तहत जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके तहत हमें पेंशन दी जाए, पुरानी पेंशन। खबर काशीपुर से है, जहां पर आपको बता दें कि लोक निर्माण विभाग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों ने अपनी 3 मांगों को लेकर एक दिवसीय कार्य बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन किया है। इस दौरान राजकीय वाहन चालक संघ के फील्ड कर्मचारियों ने कहा कि उत्तराखंड में कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने 2019 को निर्णय दिया था कि वर्क चार्ज की सेवा को अहंकारी सेवा मानते हुए पेंशन दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन करते हुए लोक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग ने 4 फरवरी 2020 को आदेश निर्गत किए थे और 8 मई 2023 को विधिमान्यकरण अधिनियम उत्तराखंड शासन की ओर से इसे जारी भी किया गया था। इसी के साथ ही माननीय मंत्रिमंडल की गठित उप समिति के सामने फील्ड कर्मचारियों का पक्ष रख राजकीय वाहन चालक संघ लोक निर्माण विभाग उत्तराखंड को भी समय दिया जाए। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। आपको बताते चले कि पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों की हड़ताल भी जारी है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि आक्रोशित कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। 3 मांगों को लेकर ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल एक दिवसीय कार्य बहिष्कार कर जो है वो प्रदर्शन भी किया गया, जहां पर अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही 3 मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन पर कर्मचारी बैठे हुए हैं। एक दिवसीय कार्य का बहिष्कार कर ये प्रदर्शन किया है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता विधेयक को राज्य विधानसभा में पारित कर पुष्कर सिंह धामी सरकार ने देवभूमि उत्तराखंड में इतिहास रच दिया। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पारित करने की मैं अनुज्ञा चाहता हूँ। विधेयक के पारित होते ही उत्तराखंड बन गया है स्वतंत्र भारत का पहला ऐसा राज्य जिसने संविधान निर्माताओं के समान नागरिक संहिता के लिए देखे गए स्वप्न को धरातल पर उतारने की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ाए।
2 साल पहले मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश की जनता से समान नागरिकता संहिता कानून को प्रदेश में लागू करने का जो वादा किया था, उस वादे को पूरा करके प्रदेश सरकार ने अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाकर अपनी वचनबद्धता को बखूबी साबित किया। इस कानून में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार, गोद लेने जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। यह कानून सबको एक तरह से समानता का कानून है, सबको एक रूपता का कानून है, सबकी एकता का कानून है, सबका समान अधिकार का कानून है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है। आने वाले समय में देश के अन्य राज्यों के लिए भी ये मील का पत्थर बनेगा। लिया था जो दृढ़ संकल्प, उसे पूरा किया। उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक पारित किया। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। देहरादून की निरंजनपुर सब्जी मंडी में तालाबंदी के ट्रांसपोर्ट नगर से रैली के रूप में पूरे प्रदेश से किसान मंडी पहुंचे हैं। 19 फरवरी को उन्होंने तालाबंदी पर मंथन किया था और बड़ी संख्या में बागवान और किसान देहरादून पहुंचे। लगभग 2 करोड़ रुपए से अधिक की बकाया राशि आढ़तियों के पास लंबित है। इसी को लेकर किसानों में रोष व्यक्त है और इस पर कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि उत्तराखंड में किसान लगातार परेशान हैं। सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए ताकि प्रदेश का अन्नदाता किसी भी तरह की समस्याओं के घेरे में न आ सके। समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार बिल्कुल भी उनके पक्ष में नहीं है। किसान काफी लंबे समय से अपने भुगतान की मांग को लेकर मुख्यमंत्री से और मंत्रियों से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनकी आज सुनने वाला कोई नहीं है। आप दिल्ली के अंदर देखिए, पूरे देश के किसान दिल्ली में अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। तालाबंदी तो करेंगे, विरोध प्रदर्शन तो करेंगे, लेकिन सरकार उनकी आवाज को दबाने का काम कर रही है। लोकतंत्र का गला घोटने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। लेकिन इनका खामियाजा, अभी चुनाव होगा तो उनको हार के रूप में उस खामियाजे को भुगतना पड़ेगा। खबर देहरादून से है, जहां पर मालिकाना हक और आबादी घोषित करने की मांग को लेकर गलजवाड़ी गांव के ग्रामवासियों ने सचिवालय का घेराव किया है। गलजवाड़ी गांव सीएम आवास और राजभवन से मात्र 2 किलोमीटर दूरी पर बसा है। इस गांव में हजारों की आबादी निवास करती है और अभी तक इस गांव के निवासियों को मालिकाना हक नहीं मिला है। ग्राम प्रधान लीला देवी के अनुसार नैनीताल हाईकोर्ट ने मौजूदा सरकार को 4 महीने में इस ग्रामीण क्षेत्र का निस्तारण करने के आदेश दिए हैं, मगर अभी तक उस आदेश पर कोई भी अमल नहीं हुआ है। हमारा ये जो गांव की आबादी का मामला है, ये बरसों पुरानी आबादी है। जब हमारा देश आजाद हुआ था, ग्रामवासी उसमें बस गए थे। कोई अमगेली हाउसिंग सोसाइटी की कंपनी थी, उन्होंने उनको वहाँ बसा दिया था। मैं 2008 से मांग कर रही हूँ कि हमारी गांव की आबादी दर्ज किया जाए और इनको मालिकाना हक दिया जाए। तब से इसमें मुख्यमंत्री घोषणा भी है, शासन द्वारा सचिवालय को सूची बनाकर सौंप दी थी, गाँव की सूची बनाकर। अभी तक इन्होंने आबादी डिक्लेयर नहीं किया है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसको डिक्लेयर किया जाए। किसानों की बकाये के भुगतान को लेकर भारतीय किसान यूनियन के किसानों ने मंडी समिति में तालाबंदी की है। सैकड़ों की संख्या में किसानों ने मंडी समिति के गेट पर जमकर नारेबाजी की और किसानों ने मंडी समिति पर किसानों के भुगतान नहीं करने पर आरोप लगाते हुए कहा कि मंडी समिति किसानों का भुगतान नियमित रूप से नहीं करती है, जिससे विवश होकर किसानों को मंडी समिति आना पड़ा है। और भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष सोमदत्त शर्मा ने भी कहा कि 3-3 साल तक किसानों का भुगतान नहीं किया जाता है। पैसे मांगने पर किसानों के साथ में दुर्व्यवहार किया जाता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब तक किसानों का भुगतान नहीं हो जाता, वे लोग यहीं पर डटे रहेंगे। देखिए, अगर जो है किसान अपनी उपज सब्जी मंडी में लेकर आता है, चाहे फल है, सब्जी है या अन्न है, और उसका पेमेंट नहीं मिलेगा। पेमेंट की भी एक लिमिट होती है। सरकार कहती है कि 72 घंटे में उनको पेमेंट मिलना चाहिए।
लेकिन यहाँ 3 साल से लगातार आजकल हो रही है। तो आप ये बताइए कि तालाबंदी नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? पैसे मांगते हैं तो हमारे साथ दुर्व्यवहार होता है, हमें धक्का दे करके जो है बाहर निकाल दिया जाता है कि भागो यहाँ से, कोई पैसा नहीं है, तुम पे लिया जाए तो ले लो। तो आज हम पैसा लेने के लिए आए हैं और जब तक हमारा पैसा नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहीं डटे रहें। तो वहीं अल्मोड़ा में उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने विद्युत समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया है, जिसमें आयोग के अध्यक्ष, सचिव, सदस्य, पिटकुल सहित मैं आपको बता दें कि अल्मोड़ा नगर के उपभोक्ताओं द्वारा नगर के आयोग के सामने विद्युत की बढ़ती दरों, लाइनों और तारों की समस्या को लेकर शिकायत दर्ज की है। इस दौरान आयोग के अध्यक्ष डीपी गैरोला ने भी कहा कि जन समस्याओं को लेकर आयोग शिविर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड बनने के बाद में राज्य में फैक्ट्रियों के साथ में विद्युत की खपत अधिक हो रही है, जबकि पावर हाउसेस की कमी है। हालांकि प्रदेश में कई हाइड्रो प्रोजेक्ट पर कार्य चल रहा है। इस वर्ष की सुनवाई पहली हमारी, हमने यहीं से प्रारंभ किया और कल हम जो है रिपोर्ट में करेंगे, उसके बाद टेरी में करेंगे, उसको देहरादून में करेंगे। तो अभी तक जो इनपुट आपने देखे बस इसी प्रकार तो इतना उसे हमारी गोष्ठी होती हैं और हमारे अधिकारी जाते हैं। भले ये पब्लिक हियरिंग हमने टैरिफ से रिलेटेड है, ये यहाँ पर किया हमने, लेकिन ब्लॉक लेवल पे हमारे अधिकारी जाते हैं, वो जन सुनवाई करते हैं, गए हैं पीछे। तो ये जानते होंगे जब उत्तराखंड बना था 2000 में, उस समय वाकई में देखिए हमारे पास केवल शहर थे। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 26 फरवरी से देहरादून में होगा। कितने दिनों का सत्र होगा ये अभी तय नहीं हुआ है। आपको बताते चले कि धामी सरकार वित्तीय वर्ष 2024 और 25 का आम बजट पेश करेगी। विधानसभा सचिवालय ने भी सत्र की तैयारियां शुरू कर दी है और इसी को लेकर विधायकों से अब तक 250 से अधिक प्रश्न भी मिल चुके हैं। संबंधित विभागों के माध्यम से प्रश्नों के जवाब तैयार कराए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने इस बजट सत्र देहरादून में कराने का निर्णय लिया है और पक्ष विपक्ष के 40 विधायकों ने सत्र को ग्रीष्मकालीन राजधानी के बजाय देहरादून में कराने की मांग भी रखी थी। बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा। कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में सदन संचालित करने के लिए एजेंडा भी तय किया जाएगा। धामी सरकार आम बजट पेश करने वाली है, जिसको लेकर लगातार कयास भी लगाए जा रहे थे। देहरादून में अब विधानसभा का बजट सत्र होगा। दरअसल विधानसभा का बजट सत्र को लेकर भी लगातार कई सवाल भी खड़े हो रहे थे कि कहां पर यह बजट सत्र रखा जाएगा। धामी सरकार आम बजट पेश करने वाली है, जिसको लेकर देहरादून में अब ये विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा और 26 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत देहरादून से ही की जा रही है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने समान अधिकारों के संकल्प की सिद्धि में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाकर एक नया इतिहास रच दिया है। आजादी के बाद देश का पहला समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड विधानसभा में पारित हो गया है, जिसके साथ उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड में एक ऐसे काम की शुरुआत हो रही है, एक ऐसा काम आगे बढ़ रहा है जिसकी प्रतीक्षा देश को लंबे समय से थी। इसमें जहां मैं अपने नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, साथ ही साथ मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का भी मैं दिल से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं।
विधेयक में एक समान सामाजिक नियम लागू करके सभी भेदभाव और कुरीतियां समाप्त करने का प्रावधान है। विधेयक में सभी धर्म समुदायों में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए एक ही कानून का प्रावधान है। समान नागरिक संहिता विधेयक लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और सभी नागरिकों के लिए कानूनी प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने में बेहद महत्वपूर्ण है। हर उत्तराखंड वासी को बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। समान नागरिक, समान अधिकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। हल्द्वानी के बनभूलपुरा दंगे के मामले में कांग्रेस के एक पार्षद और यूथ कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष का नाम सामने आने पर कांग्रेस ने सफाई दी है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने भी कहा कि बीजेपी इसमें भ्रम फैलाने का भी काम कर रही है। हमारा कोई भी पार्षद नहीं है, हमने चुनाव में किसी को टिकट नहीं दिया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष हमारे पार्टी में रहा है, लेकिन इस घटना से पहले ही उसको पार्टी से निष्कासित किया जा चुका है। और इस मामले में बीजेपी ने भी कहा कि कांग्रेस अपने लोगों को समझाए कि उन्हें किस तरह के काम करने चाहिए, नहीं तो जनता उन्हें मुंहतोड़ जवाब देगी। देखिए, जहां तक बनभूलपुरा कांड में कांग्रेस के लोगों का जो नाम आ रहा है, वो नाम बिल्कुल गलत नाम है। हमारा उससे कोई संबंध नहीं है। हाँ, यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष जरूर था, लेकिन उससे पहले उसको निष्कासित कर दिया गया है। माननीय प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष जी का उसमें पहले ही बयान आ चुका है। उसको हमने स्पष्ट रूप से पहले ही कहा जा चुका है, उनको निष्कासित किया गया। जहाँ तक पार्षद की बात है, तो हमारा न कोई पार्षद है, न हमने किसी पार्षद को टिकट दिया, न हमारा कोई मेंबर है। और हम चुनौती के साथ कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी दुष्प्रचार न करे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी स्वयं इस कांड में सम्मिलित थी, षड्यंत्र में सम्मिलित थी। प्रशासन, देखिए, ऐसा है, बनभूलपुरा में जितना भी जो कांड हुआ है उसमें सभी लोगों की सभी चीज वहाँ पे जांच में जो व्यक्ति सामने आए हैं उनका सारा विवरण जो है सामने रखा गया है। और कांग्रेस पार्टी के अगर वो लोग नहीं है या उन्होंने निष्कासित कर दिया है या जो भी उन्होंने उन पर निर्णय लिया है, ये बात का मसला है। सबसे जो सामने चीजें आई हैं वो तो कांग्रेस के ही नाम से आई हैं। अब कांग्रेस पार्टी वहां पे उस चीज को एक्सेप्ट करने के बजाय आर्ग्यू करती है, तो मुझे लगता है कि उनको अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए और लोगों को अपने साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनको नसीहत देनी चाहिए कि किन कामों में आगे जाना है, किन में नहीं। अगर इस तरीके के कांड में आप आगे आएंगे तो जनता आपको फिर उसका मुंह तोड़ जवाब देगी, है ना मेरा। पिछले घंटे को नहीं हल्द्वानी के बनभूलपुरा में 8 फरवरी को हुई हिंसा के बाद से वहां पर कर्फ्यू अभी भी लागू है। जिला प्रशासन दिन का कर्फ्यू भी हटा लिया है, लेकिन शाम को 5 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक अभी भी कर्फ्यू जारी है। और आपको बता दें कि कर्फ्यू के बीच में जनजीवन सामान्य हो चला है। दुकान खुलने से लोगों को राहत मिली है, इंटरनेट सेवा भी बहाल कर दी गई, लोगों की आवाजाही भी शुरू कर दी गई। और दिन आपको बता दें कि क्यों कर्फ्यू हटाने के बाद में लोगों ने भी राहत की सांस ली है। और सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह का भी कहना है कि हालात समान रहा तो कर्फ्यू भी जो है वो हटा लिया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि लोगों की समस्याओं को देखते हुए वहां पर सभी विभागों के अधिकारियों को भी तैनात किया गया है, जिससे कि लोग अपनी समस्याओं को अवगत हो सके और पूरे दिन की निगरानी जिला प्रशासन द्वारा की जा सके। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के बीच सभी दुकानें खुली हुई हैं। आपको बता दें कि हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हिंसा के बाद में अभी भी कर्फ्यू लगातार जारी है। दरअसल दिन का कर्फ्यू हटा दिया गया है, रात को कर्फ्यू जारी रहेगा। और बनभूलपुरा में अब जो हालात हैं वो भी अब सामान्य हो रहे हैं। दिन का कर्फ्यू भी हटाया गया है, अब रात को कर्फ्यू जारी रहेगा। और जो भी दुकानें खुलनी थी उनको भी अब दिन के समय में खोल दिया गया है। कोई भी अराजक तत्व या फिर अराजकता ना हो, जिसको देखते हुए पुलिस बल भी तैनात है और उनकी निगरानी में लगातार लोग अपनी दुकानों को खोल रहे हैं, आवाजाही कर रहे हैं।
आपको बता दें कि हल्द्वानी के बनभूलपुरा में मजार और मदरसे को अवैध अतिक्रमण के हिस्से में लाने के बाद में ये उपद्रव हुआ था, जिसके बाद में कर्फ्यू लगा दिया गया था। तो वहीं अब कर्फ्यू को हटा भी दिया गया है और दिन के समय में ये कर्फ्यू हटा हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। यूनिफॉर्म सिविल